Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. This is the second part to the show. Just before we had to go for the break, we're talking to a caller who had an issue over the length of time the Home Office is taking to deal with the entrepreneur application that she had submitted. We'll come back to that as soon as we've dealt with our next call. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम भाई जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ को इस मुल्क में असाइलम दिया हुआ है जी ठीक है और 10 साल से मेरे साथ रह रही है जी एक हमारी बच्ची भी है 7 साल की हो गई है और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी और पेंशनर हूँ अभी जी तो अभी इसको मुझे चाहिए कि वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करे क्योंकि वो at the moment I am struggling on a single pension to support her. I understand जी And I can't claim anything for her from anywhere. Right. Or she is unemployed because of the child. Yeah, no problem. Now, अभी इसका क्या रास्ता हो सकता है? तो उसको जो असाइलम मिला था, तो उसने क्या किया था? उसको नॉर्मली वो 5 years के कार्ड देते हैं कि 5 years के बाद वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती है. तो नहीं, वो कार्ड हमको नहीं दिया उसने, लेकिन एक लेटर आया था हाँ कि every 2 years you have to renew it. तो डेफिनेटली उसको असाइलम दिया था. You sure? असाइलम ही लिखा है उन्होंने लेटर में, असाइलम दिया है बस. वो कब दिया था उसने? उसने वो बच्ची पैदा होने से पहले. Right. कितने साल हो गए? About 7 years हो गए. अब 6 years हुए, 6 years. 6 years. 6 years बच्ची को पैदा हो गए, उसके 6 बच्चे हो गया. Okay. अभी ये चल रहा है. Okay. तो अभी हम सोचते हैं कि हम क्या करें क्योंकि मैं सिंगल पेंशनर में बहुत स्ट्रगल करता हूँ मेरे बच्चों को सपोर्ट और मेरी वाइफ को. तो इसके लिए इसका इंडेफिनेट अप्लाई करना है मुझे. ये जो फर्स्ट टाइम जो उसने वीजा दिया था वो कितने साल की वीजा थी? नहीं वो आई थी तो एक टूरिस्ट के हिसाब से. वो ठीक है. उसका ओरिजिनल एप्लीकेशन इन्होंने रिसीव किया था क्योंकि मेरी इनकम बहुत लो थी. नहीं वो ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. जब उसने एंड में वीजा जब दिया तो वो कितने साल की वीजा दिया उसने? 2 साल का. 2 साल का. और वो जब उसने वीजा दिया था वो साल क्या था? 2010 6 साल 3 दफा रिन्यू किया है तो 6 years ago so that will be 2011 yeah I think. Okay. नेक्स्ट टाइम उसने अप्लाई किया फिर भी 2 साल की वीजा दिया? जी 2 साल का. अब श्योर है कि 2 years की वीजा देते थे नॉट 3 years? 2 years का ही होता है. अभी भी है जो एक्सपायर होगा 18 में. और जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था तो किस बेसिस पे आपने किया था? असाइलम के बेसिस पे या ह्यूमन राइट्स? असाइलम के बेसिस कर सकते थे तो कुछ नहीं किया हमने कैसे ही फॉर्म भर के भेज दिया तो इन्होंने फिर से ऐसा परमिट में उसमें लिखा है रेसिडेंट ऑफ परमिशन टू रिमेन टू लिव. वो कार्ड पे ऐसा लिखा है रिमेन टू लिव लेकिन एक्सपायरी डेट होती है उसमें. राइट ओके. सी नॉर्मली क्या था कि 2010 में अगर उसने जो वीज़ा दिया तो नॉर्मली वो 3 साल की वीज़ा देते थे. सो 3 years की वीज़ा देते थे. इसके बाद आप रिन्यू कर सकते थे फॉर अनदर 3 years और आफ्टर 6 years आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करते थे. तो दैट यूज्ड टू बी अ 3 year वीज़ा देन अनदर 3 year वीज़ा. वो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे देते थे. नहीं इन्होंने 3 साल का नहीं दिया. इन्होंने वो बच्चे के हिसाब से इसको 2 साल और दिया फिर 2 साल दिया फिर 2 साल दिया. तो अभी ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि चलो इन्होंने हमको अच्छा फेवर कर दिया बच्चे के हिसाब से यहाँ रहने दिया. लेकिन एट द मोमेंट आई एम इन दैट पोजीशन कि मैं चाहता हूँ कि इसको इंडेफिनिट मिल जाए क्योंकि मैं एक सिंगल पेंशन में उसको घर नहीं चला सकता. बहुत वो तकलीफ होती है. मगर आप वो तो क्लेम कर सकेंगे ना चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स? वो मिलता है. चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है. Okay. और मुझे वो चाइल्ड बेनिफिट भी मिलता है. ऑलराइट ओके. तो आपको जब उसको पहले वीज़ा दिया था तो जो कागज़ होम ऑफिस ने आपको भेजे थे वो है आपके पास? है हमारे पास. क्या वीज़ा दे रहे हैं क्या बेसिस पे? उसमें लिखा है लेटर में 10 years का. 10 years के? नहीं अभी का नहीं. वो फर्स्ट टाइम जो उसने दिया था 2010 में वो लेटर्स है आपके पास? लेटर तो सारे रखे हैं हमने यार. तो आप ऐसे करो कि वो आपके लेटर्स देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है इसमें. अच्छा. क्योंकि नॉर्मली जो है ना जब किसी को नॉर्मली असाइलम देते हैं तो वो 5 years की वीज़ा देते हैं. अगर किसी को पहले प्रीवियसली इन 2010 जब ह्यूमन राइट्स पे वीज़ा देते थे तो उसको देते थे वो 3 years की वीज़ा फिर और 3 years की वीज़ा फिर इंडेफिनेट मिल जाता था. तो आई डोंट नो कि आपको
کیوں ایسا ہوا کہ اتنے سال ابھی گزر گئے اور ایسا ہی ہوتا ہے, ابھی بھی 18 میں رینیو کرنا پڑے گا, تو اپلیکیشن فارم بھی بھرتے ہیں اور 600 پاؤنڈ ٹوز میڈیکیشن بھی دیتے ہیں. جی ایک اور رول ہے کہ آفٹر 10 ایئرز آف لیگل اسٹے آپ کو یہاں مل سکتا ہے, مگر آپ ایسے کرو آپ کا نمبر چھوڑ دو کنٹرول روم میں, اور میں آپ سے پھر ڈیٹیل میں بات کروں گا, شاید آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا میرا نمبر لے لو. جی ٹھیک ہے, آپ کنٹرول روم میں چھوڑ جاؤ, ٹھیک ہے. اوکے اوکے, تھینک یو ویری مچ. ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو, گڈ ایوننگ سر. جی آئی کین ہیئر یو. جی تھینک یو فار کالنگ. واٹس یور کویشچن؟ میرا کوشچن ہے کہ میری وائف یورپین ہے, 2009 سے یہاں پہ رہ رہی ہے. جی اوکے. میں 2009 سے ان کا پارٹنر ہوں اور 2011 میں ہماری لیگل میرج ہو گئی تھی. جی اوکے. 5 ایئر ریزیڈنس پرمٹ ملا, 2017 تک تھا میرا. ابھی ہم نے سبھی نے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, انکلوڈنگ مائی ڈاٹر, وہ 5 سال کی ہے. انڈرسٹینڈ یو. اوکے. تو آفٹر 5 ویک ہمارے فنگر پرنٹس ہو گئے میرے. جی. ابھی میں بولتا ہوں کہ اگر ہمیں پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے تو وائف کا 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا نیشنلٹی کے لیے, جہاں انہوں نے آلریڈی 2009 to 17 8-9 ایئر کمپلیٹ کر لی اور ڈائریکٹ نیکسٹ پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وائف وہ کر سکتی ہے. نارملی رول کیا ہے کہ جب آپ کو انڈیفینٹ لیو ملتا ہے اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ برٹش نہیں ہے, تو نارملی 1 ایئر ویٹ کرنا پڑتا ہے نارملی, کیونکہ جو نیشنلٹی کا ریکوائرمنٹس ہوتا ہے کہ یو نیڈ انڈیفینٹ لیو, یو نیڈ ٹو بی ان دا یو کے فار 5 ایئرس, یو نیڈ ٹو ہیو اسپینڈ 1 ایئر ان دا یو کے آفٹر انڈیفینٹ لیو. مگر یورپینس کے لیے سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, بیکاز یورپینس کے لیے ریئلٹی یہ ہے کہ وہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ شی ایکچولی کوالیفائڈ فار پرماننٹ ریزیڈنس اے لانگ ٹائم اگو. سو شی اسپینڈ 5 ایئرز ان دا یو کے, اس نے exercising treaty rights گزار دیے, so she would have qualified for indefinite leave maybe in 2015. اس کے اوپر کے پھر سال گزر گیا نا, so she qualifies for a British passport without having to wait 1 year. So جب کارڈ آئے گا نا تو she doesn't need to, but she will need to prove. اگر if you want to apply straight away تو آپ کو prove کرنا پڑے گا کہ at which point. She's been working from 2009 to till now. اصل اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے 1 سال کے بعد تو کچھ اور پروو نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ اسٹریٹ اوے اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ although اس کو پرماننٹ ریزیڈنس کا کارڈ ابھی ملا, she actually qualified over a year ago. So وہ سب ڈاکیومنٹس آپ کو سبمٹ کرنے پڑیں گے. So it will become a slightly more complicated application. مگر مل سکتا ہے اس کو اسٹریٹ اوے. بایو میٹرک کے بعد موسٹلی کتنے دن میں ان کا ڈیسیجن آ جاتا ہے کارڈ کے لیے, رفلی کتنا ٹائم لگاتے ہیں وہ؟ یورپین پیریڈ تو 6 منتھ بولتے ہیں, نارملی 6 منتھس لگ جاتا ہے. 6 منتھس. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو ویری مچ. ویل ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی تھینک یو فار کالنگ. جی میں نے کوشش کرنا تھا, میرے بیٹے نے نا اپنی وائف دا اپلائی کیتا سی پرائٹی چ. جی اوکے اوکے. تے اب 3 مہینے ہونے والے ہیں. جی. تے کوئی جواب نہیں آیا. کوئی اس نے فون کیا ہوم آفس والے نے؟ ہاں جی نہیں ہوم آفس والے نے نہیں فون کیا. فون بھی نہیں کیا. کوئی کام کے لیے فون کیا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. اوکے. پرابلم ایسا کیا ہے ابھی کہ پرائیورٹی جب شروع ہوا تھا نا تو پرائیورٹی کیسز میں وہ ڈیسیجن دے دیتے تھے 2 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد. ہاں جی یہی لکھا تھا فارم کے. یہی تھا, اور ہم بھی لوگ کو کہتے تھے کہ بھائی پرائیورٹی کر لو, بہت اچھی کوئی سسٹم ہے, 2 ہفتے مہینے میں جواب آ جائے گا. مگر ابھی کیا ہوا جو آپ نے جو بتایا نا ایگزیکٹ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جس نے پرائیورٹی کی فی پے کی ہے وہ 3 مہینے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, 4 منتھس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, مگر جواب نہیں آ رہا ہے. سو ریئلی پرابلم ہے. صرف کچھ نہیں کر سکتے, ویٹ ہی کرنا پڑے گا. جنرل ایون اگر آپ نے یو ڈن پرائیورٹی, ایون دین دا پروسیسنگ ٹائم از 3 to 4 months. اور جو وہ نارمل کیسز ہے نا وہ ابھی 4 to 5 months پہ چلے گئے. اوبیسلی سم ٹائمز کوئی لکی ہوتا ہے, اس کا کیس اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اینڈ دے گیٹ اے ڈیسیجن اسٹریٹ اوے, بٹ جنرلی ایٹ دا مومنٹ پروسیسنگ ٹائم پرائیورٹی کے لیے 3 to 4 months ہے, اور نارمل اپلیکنٹس کے لیے اٹس لوکنگ ایٹ مور اراؤنڈ 4 to 5 months. اچھا تو کیا وہ یہ فون ضرور کرتے ہیں؟ وہ فون کی بات یہ ہے نا کہ اٹ ڈیپینڈس. اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی بیٹا نے کوئی امپلائمنٹ بتایا ہے
जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है, इट्स ओनली 6 months into the job he's applied, या तो उसने कोई 2 jobs बताए हैं, तो नहीं एक ही बताया है, और वो कितने साल से वहाँ काम कर रहा है? वो साल हो गया मेरे साल हो गया, ऑलराइट। और उसका एम्प्लॉयर जो है ना, वो क्या है, कोई लार्ज कंपनी है, काउंसिल ऐसा कुछ है, या कोई स्मॉल एम्प्लॉयर? नहीं ये प्राइवेट है या IIT की कंपनी है जी। वो नॉर्मली यही प्रॉब्लम होता है कि जो स्मॉलर एम्प्लॉयज़ होता है और उसने काम रिसेंटली शुरू किया है, तो जनरली वो फ़ोन करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस एट द मोमेंट 30% ऑफ केसेस में वो फ़ोन कर रहे हैं, इन अबाउट 30% ऑफ केसेस। तो अगर वो फ़ोन करेंगे तो आपका बेटे को भी फ़ोन करेंगे और एम्प्लॉयर को भी फ़ोन करेंगे, इन अबाउट 30% ऑफ केसेस। समटाइम्स है ना कि जो केसेस में वो फ़ोन करने वाले हैं ना, वो केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसने प्रोसेस किया, देखा केस को, फिर डिसाइड किया कि अभी फ़ोन करना है, तो किसी और केस वर्कर को दे दिया कि अभी आप फ़ोन करो। सो इसमें ज़्यादा डिले हो जाता है। मगर इवन देन अगर वो नहीं भी करने वाले हैं, तब भी प्रोसेसिंग टाइम तो 3 to 4 months, तो इट्स बिकमिंग द नॉर्म एट द मोमेंट। अच्छा, यही मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि वो लड़की उधर है ना, तो वो जल्दी आ गया शादी। आई नो जी, इसलिए वो जाना चाहता है। जी, मैं समझ गया। मगर ये है ना कि आप क्या कर सकते हो, और कुछ कर भी नहीं सकते। एक तो अगर इसको ईमेल भेजते हैं, उसको एक सिस्टम है कि आप ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन क्वेरी भेज सकते हैं, तो उसका जवाब भी यही आता है कि स्टिल इन प्रोग्रेस। वो हम देख रहे हैं अभी। अगर MP के पास जाएंगे तो MP भी वो सेम ही बताएगा कि इट्स इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट, वी आर लुकिंग एट द एप्लीकेशन, दे आर लुकिंग एट द एप्लीकेशन। सो जहाँ भी आप जो भी इंक्वायरी करेंगे, वेदर बाय ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म, you make an inquiry, या तो you go to your MP and make an inquiry, or you get your solicitor to write. इसमें outcome is always the same, कि the case is still be under consideration. My view is कि look, अगर 4 months हो जाए ना, तो 4 months के बाद कोई इंक्वायरी करो, just to make sure. The reason for that is कि ये ना हो जाए कि उसने कोई जवाब भेज दिया है और मिस हो गया है. So roughly about 4 months के बाद definitely make an inquiry. और अगर वो इंक्वायरी में उसने ये कहा कि लुक दिस एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, हम देख रहे हैं ये केस को, तो फिर रहने दो उसको, जब तक वेट करो फिर कि क्या जवाब आता है. अच्छा, तो ये मैं पूछना था, वो पाकिस्तान जा सकता है? हाँ, जा सकता है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि वो फ़ोन उसके साथ रखे अगर वो जाए तो पाकिस्तान. नहीं, फ़ोन तो साथ ही होगा. हाँ, फ़ोन साथ रखे, क्योंकि ये लोग भी, होम ऑफिस वाले भी ये है कि फ़ोन करेंगे, अगर फ़ोन पिकअप नहीं करेगा तो वो कहेंगे कि लोग हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, आपसे बात नहीं कर सके, फिर कोई और. इसलिए ना वो यही मैं पूछना था, वो फ़ोन तो उसका लड़का का नंबर ही है. हाँ, तो वो तो साथ ले जाएगा. वो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, brother. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ji bhai, ji, thank you for calling. Brother, I have one question. Okay. I came in this country as a non-tier 4 student visa. Okay, I understand. Yeah. Then I switched tier 2 on 2012. Okay, all right. Okay, and after 5 years of completion in tier 2, yeah, I applied for ILR in same-day service for the Cardiff Premium Service Center. Okay. But unfortunately, they hold my application and they told me they need further inquiries. I understand. Yeah. Okay. And I did the application on 12th of July. Okay. And before my application, another staff, he was in tier 2, and he made his extension application on November 2016. Okay. Then he made application variation on 1st of February 2017. Okay. And after that, compliance officer come to visit the business. The business, yeah. Okay. On end of April. Okay. And now they give the report on 31st of August. Yep. And they suspension the license. I understand. Yep. Now my question is going to be any problem in my ILR, which I already applied on July? Okay. Going to be any problem? If my application refused, they will give me any appeal right, or is any problem because license suspension? I already make the application for ILR. So Okay. it's, Okay. I think it's linked to application with the license, isn't it? Okay. Now, generally speaking, a suspension should not have an effect on your
indefinite leave to remain application. However, there's always a but. Now, there is an exception to that. Okay, look, for example, if they are saying okay, there's a problem with salary payments which have been made over the last 5 years, you weren't being paid the required amount, then that could be a problem for you. But if it's a suspension, you have to really look at why the license has been suspended. If, for example, the license has been suspended because the record keeping isn't very good, so they don't have very good records for holidays, they don't have very good records for sickness, absence, etc. So if there's a problem with record keeping, it doesn't matter, it doesn't affect you at all. But if the reason for the suspension is something more serious which affects you, such as proper payments not being made, or for example you not doing the work that you were employed to work under the tier 2 scheme. So for example, if you are employed to work as a production manager, for example, but you're working as a normal employee, and that's what they find out, and that's the reason for the suspension, then it can affect your indefinite application. So because if they accept my indefinite leave, then license provider, they don't need to continue sponsoring to me. No, they don't. No. The moment you get your indefinite leave, they notify the Home Office that you are no longer being sponsored. You see, at the moment, the difficulty is we don't know why, or you might know. The problem is, if we don't know why it's been suspended, it's difficult to tell. The suspended is 2-3 issues. Yep. Which that says not genuine vacancy. Yep. And that says my employer doesn't pay me by check, but he's paying check from last 2 years. He got a P60, pay slip and check photocopies, all this document. Were you interviewed when they came to do the inspection? Yeah, they interviewed to me as another staff. So are they saying your vacancy, the position that you're filling, are they saying that is not a genuine vacancy? Is that what they say? Both of the staff, they say both of the job vacancy is not genuine. Then it could be a problem. And because another thing I want to know, if they refuse my application, maybe they can give appeal right or not? There wouldn't be an appeal, because the way the system works at the moment is points-based system refusals don't generate appeals. What you can do is you can still challenge the decision by way of judicial review. So you can still go to court. Because I already 8.5 years in this country, and I got my visa up to January 2018. I understand. Then another year is going to be left for 10 years. You see, so if I go for challenge judicial review... the problem is this. Okay, although you can challenge it by way of judicial review, the judicial review does not extend your leave in this country. So you know the 8.5 years that you've accumulated so far, the judicial review doesn't increase that or doesn't assist you in you accumulating. So am I able to extend my visa again as a tier 2 general category? What you would have to do is really think about how you play this. My view would be, if it's refused, they're not granting you indefinite leave, you could try and see whether you can get into some other tier 2 employment, and you try and get into that within whatever time you've got. Maybe they're going to give me 60 days, I don't know. Yeah, if it's 60 days or 14 days or whatever, you try and get into some other tier 2 employment, and then aim for applying for indefinite leave under the 10-year rule. Now, my concern is this: okay, if they are saying you're involved in some kind of deception, so one is the employer has done something wrong, which to some extent doesn't affect you. But if they're saying you're involved in what's happened here, some kind of deception or dishonesty, then even if you went down the 10-year route, they can always refuse any application based on dishonesty, deception, conduct. So really, it's one of those where you've got to see on what basis they make the decision. You could have, there's 3 outcomes. They could grant you the indefinite leave, fantastic. They could refuse it and say to you, move into something else, okay? Or they could refuse it and say, really,
you're involved in a wrongdoing. And therefore, even if you tried to apply for another Tier 2 visa, you would run into difficulties because of your conduct. Someone refer me to, if they refuse my visa, I can do the FLR-SP application or any other application that can take another 4 or 5 months. If I do another 2 application and variation, it's going to be up to 10 years. Is there anything like this I can do? You wouldn't, because I think the problem at the moment is they've changed the rules slightly, whereby, when you do the variation, the variation would be backdated to when you make the initial FLRFP application, so that may not work. You're better off, in my view, is I think if you're granted indefinitely, fantastic. If not, you might have to look at some other Tier 2 kind of visa. And what you could do for that is go into some kind of human rights application, then switch into Tier 2 employment before they make a decision on that. So it gives you some time to find another Tier 2 employer. That may well be your best. It's quite a complicated scenario. It's something that we need to really sit down and look at properly to advise on that. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. Hello. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं स्कॉटलैंड ग्लासगो से बात कर रही हूँ जी। मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ हंगरी से हम लोग यहाँ पे स्कॉटलैंड में ग्लासगो में मूव हुए हैं जी। ओके ओके जी। तो मुझे ये मालूम करा, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ओके जी। तो हम लोग टोटल 7 लोग हैं, लेकिन हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने क्या करना है और हम लोग मतलब क्या एलिजिबल है कि हम लोग कौन से बेनिफिट्स वगैरह ले सकते हैं। ओके ऑलराइट। सो आपकी जो पासपोर्ट है ना, आपकी जो नेशनैलिटी है वो क्या है अभी? हंगेरियन है। हंगेरियन है। और हस्बैंड की पासपोर्ट? जी सेम, हम सबकी सेम। वो भी हंगेरियन है। या ओके ऑलराइट ओके। सो आप नॉर्मली क्या करते हैं, वो स्ट्रेट अवे वो बेनिफिट्स नहीं देते। उसका कोई रूल है कि आफ्टर 3 months और 6 months आप बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो इफ़ फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, तो अगर इनकम इनफ नहीं है तो जो बेनिफिट्स का एप्लीकेशन है आपको वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स का एप्लीकेशन करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। और वो जो फॉर्म है वो आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स एंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, तो एक टेलीफोन नंबर है, ईजीएस्ट थिंग टू डू। वो टेलीफोन नंबर को आप फ़ोन करेंगे, दे विल आपसे वो बेसिक डिटेल्स ले लेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कब आए थे एक्सेट्रा, और आपको वो फॉर्म भेजेंगे और फिर वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। सो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपकी इनकम कम है, कंबाइंड इनकम, तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स एंड वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर इसके बाद भी अगर आपकी इनकम इनफ नहीं है तो यू माइट बी एबल टू अप्लाई फॉर हाउसिंग बेनिफिट। अगर आपके घर में जहाँ रहते हैं, अगर आप रेंट दे रहे हैं, तो हाउसिंग बेनिफिट का थोड़ा सा इट्स मोर डिफिकल्ट टू गेट हाउसिंग बेनिफिट। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स तो वैसे ईजिली मिल जाती है लो इनकम वाले को, मगर बहुत ही कम है आपकी इनकम, तो फिर हो सकता है कि आपको वो हाउसिंग बेनिफिट देंगे। मगर प्रोसेस नॉर्मली इन माय एक्सपीरियंस जनरली आप अगर काम करते हैं ना तो आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स और वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स मिल जाएगा, मगर हाउसिंग बेनिफिट शायद नहीं मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। नॉर्मली वो 2 बेनिफिट से वो जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ओके अच्छा, मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए अप्लाई किया था नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो ओवर 70 हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके मतलब इनको अलाउ नहीं करेंगे कि ये इंश्योरेंस नंबर क्लेम कर सके ना। तो अभी आप मुझे बताएं कि उनके लिए हम क्या करें, उनके लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उतना कितना टाइम हो गया यूके में उसका मदर इन लॉ? अभी हम लोगों को तकरीबन 6 month होने वाले हैं। ये प्रॉब्लम ये है ना कि मदर इन लॉ का ये थोड़ा सा मुश्किल है मदर इन लॉ के लिए, बिकॉज उसे बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं ना। वो तो ये कह सकते हैं कि आप यहाँ नहीं रह सकते अगर काम नहीं करते हैं। तो ये बेस्ट है ना, जो बेनिफिट्स का इश्यू है ना, द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो के साथ बात करें। I'm very sorry, but we are running out of time, so I'm going to have to cut the answer to that short. The best option in that situation is to speak to the Citizens Advice Bureau. They are normally
in the best place to advise on benefit issues. But thank you very much for your call. That unfortunately brings us to the end of the show. Until next week, Assalamu alaikum.